हेलो एवरीवन, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आईएएस सोशल का ये चैनल है और आज हम दिल्ली सल्तनत की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी से हम इनको रेफर करेंगे ताकि आसान रहे। तो ही रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1325 टू 1351। तो दिस वाज द पीरियड। और देखा जाए तो तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। गियासुद्दीन तुगलक एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गियासुद्दीन तुगलक एक बार एक युद्ध लड़ के वापस आ रहे थे, तो उनको वेलकम करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर बनवाया, वुडन स्ट्रक्चर बनवाया, ताकि वो जब वो किले के अंदर एंट्री लें तो वहां से वो उनको वेलकम कर सकें। लेकिन चूंकि हाथी और घोड़े इतने सारे थे तो उनसे टकराने की वजह से वो पूरा स्ट्रक्चर, जो वुडन स्ट्रक्चर था, वो चरमरा के गिर गया और जिसकी वजह से गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। और गियासुद्दीन तुगलक की डेथ होने के बाद मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बड़ा धक्का लगा। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि वो हमेशा अपने आप को ये मानते थे कि अपने बाप की जो डेथ हुई, उनके जो गियासुद्दीन तुगलक उनके फादर थे, उनकी डेथ हुई, उसके पीछे जो कारण थे वो खुद मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल है अपनी, वो तुगलकाबाद से शिफ्ट करके तुगलकाबाद से शिफ्ट करके तुगलकाबाद से शिफ्ट करके अडीलाबाद शिफ्ट कर दी। अडीलाबाद, ये दोनों जो शहर है वो दिल्ली में ही स्थित है। तुगलकाबाद जो शहर है उसको बसाने का श्रेय जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। फिर बाद में तुगलकाबाद मोहम्मद बिन तुगलक को लगने लगा कि ये श्राप इस पे लगा हुआ है, ये मनहूस है ये शहर। तो तुगलकाबाद को छोड़ के वो उन्होंने अपनी राजधानी अडीलाबाद में शिफ्ट की मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दो चीजें जानने वाली इंपॉर्टेंट है कि तुगलकाबाद, विच वॉज अ सिटी इन साइड दिल्ली, वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई गियासुद्दीन तुगलक, एंड अडीलाबाद वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये चलिए ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या क्या लिए गए। तो आगे बढ़ने से पहले एक कैरेक्टर ये मैं बताऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक अगर आप देखें तो जितने भी दिल्ली सुल्तान थे, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा जानकार, सबसे ज्यादा ज्ञानी और कोई दिल्ली सुल्तान रहा तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक was the most knowledgeable, most intelligent, well read सुल्तान। बाकी सब तो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक काफी इंटेलिजेंट और काफी पढ़े लिखे दिल्ली सुल्तान थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दिल्ली सल्तनत है वो अपने लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंस पे पहुंची। सबसे लार्जेस्ट, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी जो सीमा जो बनी वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बनी। ठीक है, तो ये याद रखते हैं। फिर होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब राज्य कर रहे थे दिल्ली पे, तो उनको लगा कि जो सदर्न एरिया है जहां पे दिल्ली सल्तनत काफी फैल गई थी, सदर्न एरियाज को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है दिल्ली में बैठे बैठे। तो उन्होंने आओ ने देखा था और डिसीजन लिया कि भाई अब मैं अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर देता हूं। देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित एक जगह थी और देवगिरी शिफ्ट करने के बाद उन्होंने इसका नाम रख दिया दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। ठीक है, फिर सिर्फ वो नहीं, जब राजधानी शिफ्ट हुई तो बहुत सारे लोगों को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना पड़ा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से लगभग 700-800 साल पहले 1500 किलोमीटर, हिंदुस्तान की इतनी भयंकर गर्मी में 1500 किलोमीटर दूर तक लोगों को जबरदस्ती शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, और जिस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ गए। ठीक है, तो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया भाई दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का। फिर दौलताबाद शिफ्ट होने के बाद 2 साल बाद उनको लगा कि भाई दौलताबाद में रह के नॉर्दर्न एरियाज को
कंट्रोल करना, नॉर्दर्न एरियाज को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो वापस से दौलताबाद से दिल्ली चलते हैं। और जो बचे खुचे लोग जो दौलताबाद पहुंच पाए थे, वो लोग भी वापस जाने की इस जर्नी में दम तोड़ देते हैं। तो काफी ज्यादा एक ह्यूमन डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट हुई मोहम्मद बिन तुगलक के इस डिसीजन से, जिसका नाम था शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड बैक अगेन फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। ठीक है। और रीजन, जैसा कि मैंने बताया, रीजन ये था ताकि साउथ में रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सदर्न रीजन्स को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि होता क्या था कि सदर्न रीजन्स पे दिल्ली में बैठे बैठे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। हमेशा बार बार यहाँ पे रेबल्स अक्सर जो है बगावत हो जाती थी। तो आप राजा ने एक सीमा को जीता, फिर उसके बाद राजा दिल्ली वापस लौटा, फिर से वो सीमा में जितने भी लोग थे वो लोग बगावत कर देते थे, फिर वो सीमा जो है इंडिपेंडेंट हो जाती थी, फिर से वापस से हमला करो, फिर से वापस जीतना पड़ता था। तो ये समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन जब दौलताबाद शिफ्ट हुए तो 2 साल में उन्होंने रियलाइज किया कि भाई साउथ में बैठ के नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वापस से उन्होंने 2 साल बाद अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक भी था जो अटर फेलियर साबित हुआ। फिर दूसरा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने उस समय लिया। उसी समय चाइना में एक राजा थे जिनका नाम था कुबलई खान। कुबलई खान। तो कुबलई खान ने सबसे पहले टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, बेसिकली पेपर करेंसी। पेपर करेंसी पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की। टोकन करेंसी क्या होता है भाई? देखो, जो मनी है दो तरीके की होती है। मनी दो तरीके की होती है। एक तो होती है रियल मनी। रियल मनी रियल मनी का मतलब है कि जैसे एक चांदी का सिक्का है तो उसका एक्चुअल वैल्यू वो चांदी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आप उस चांदी के सिक्के को पिघला भी देंगे तो भी उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप उससे उतना ही चीजें खरीद सकते हैं। तो इसकी फोर्जरी नहीं कर सकते। रियल करेंसी की फोर्जरी फोर्जरी नहीं की जा सकती। एक दूसरी होती है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी जिसका वैल्यू जो मान लीजिए कि जो मटेरियल से वो करेंसी बनाई गई उसका एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है, लेकिन उस पर जो प्रिंट किया गया है वो उसका वैल्यू है। जैसे 2000 की नोट है, 2000 की नोट पे 2000 रुपए लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू है, वैसे तो पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी करेंसीज को फेक करना, फोर्जरी करना आसान होता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये कुबलई खान ने ये डिसीजन लिया कि भाई अब टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे, पेपर करेंसी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे इंस्पायर होकर डिसीजन लिया कि भाई वो जो सिल्वर टंका है, जो सिल्वर टंका इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, सिल्वर टंका की जगह पे वो कॉपर टंका इंट्रोड्यूस करेंगे ऑफ सेम वैल्यू। कॉपर टंका इंट्रोड्यूस करेंगे ऑफ सेम वैल्यू, क्योंकि उस समय दुनिया में सिल्वर सिल्वर की काफी ज्यादा स्कैरसिटी हो गई थी, काफी ज्यादा किल्लत हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने सिल्वर टंका को एक तरीके से टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, कॉपर टंका की ऑफ सेम वैल्यू। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग भैया अपने घर में ही सिक्के बनाने लगे, अपने घर में फोर्जरी शुरू हो गई, बहुत सारी फेक करेंसीज लोग बनाने लगे। फिर कुछ समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक को ये जब रियलाइज हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फरमान जारी किया कि ठीक है भाई, ये जो हुआ सो हुआ, एक काम करते हैं, जिनके जिनके पास कॉपर टंका है वो आए वापस बैंक में और उसके बदले में सिल्वर टंका लेकर जाए, मैं अपने इस डिसीजन को वापस लेता हूं। हुआ क्या, इस डिसीजन से फोर्जरी और बढ़ गई। लोगों को लगा कि बहुत अच्छा, ये तो बहुत सही सौदा है कि अपने घर पे कॉपर का आप सिक्का बनाइए, बैंक जाइए, बैंक आपको उसी कॉपर के सिक्के की वैल्यू के सिल्वर के सिक्के दे देगा। तो फोर्जरी और स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके के कॉपर टंके की, तांबे के सिक्कों का भरमार लग गया, ढेर लग गया। और ये पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक सल्तनत की जो इकोनॉमी है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा, पूरी तरीके से दिवालियापन होने के कगार पर आ गई। तो जो दूसरा फैसला था, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मास्टर स्ट्रोक समझ के इंट्रोड्यूस किया था, वो भी एक अटर फेलियर साबित हुआ। फिर तीसरा फैसला लिया उन्होंने कि भाई हुआ क्या था, जो दोआब रीजन है, दोआब का मतलब होता है टू वाटर, लैंड बिटवीन टू वाटर्स। तो यमुना और गंगा के बीच का जो ये जमीन है, ये वाला एरिया था दोआब। दोआब। और यहां पे हुआ क्या था कि दोआब में उस साल रेनफॉल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो गई थी, और जिसकी वजह से डिस्ट्रेस
वाली सिचुएशन खड़ी हो गई थी बिकॉज ऑफ फेमाइन। सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ने की वजह से यहाँ जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ के किसानों को कर माफी देनी चाहिए, कुछ रिलीफ पहुंचानी चाहिए, लोगों तक अनाज पहुंचाना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इंस्टेड ऑफ रिलीफ क्या किया, यहाँ के एरिया का टैक्स और बढ़ा दिया। और यहाँ का एरिया का जब टैक्स बढ़ा तो लोगों के पास तो था ही नहीं, खुद के खाने को नहीं था, तो टैक्स कहां से देते वो। ठीक है, जब खुद के खाने के लाले पड़े हों तो उस समय वो बढ़ा हुआ टैक्स कहां से देते। तो टैक्स को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग अपना घर वर छोड़ के, अपने खेत छोड़कर लोग जंगलों में भाग गए, कुछ लोग पहाड़ों पे भाग गए, लोग इधर उधर भाग गए। तो एक तरीके से बहुत ही डिस्ट्रेस, एक रूरल डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई इस डिसीजन को लेके। इंक्रीजिंग टैक्सेशन, जिस डिसीजन का नाम है इंक्रीजिंग टैक्स इन दोआब रीजन। ठीक है, फिर अगला एक फैसला लिया उन्होंने सोचा कि भाई अब समय आ गया है कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक दुनिया का सबसे महान राजा बनूंगा और दिल्ली सल्तनत को हिंदुस्तान के सरजमी के बाहर तक फैलाऊंगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 एक्सपीडिशंस, मिलिट्री एक्सपीडिशंस लॉन्च किए खुरासन। एक का नाम था खुरासन, जिसका एम था कि वो पर्शिया के ऊपर दिल्ली सल्तनत को एक्सपैंड करेंगे, कि दिल्ली सल्तनत को बढ़ा के वो पर्शिया वाले रीजन में भी कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने खुरासन एक्सपीडिशन लॉन्च किया, मिलिट्री एक्सपीडिशन। फिर चाइना के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, चाइनीज को हराने के लिए उन्होंने कराचिल एक्सपीडिशन लॉन्च किया। कराचिल बेसिकली कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं और गढ़वाल वाला जो रीजन है उत्तराखंड का, इसमें आप देख सकते हैं कुमाऊं और गढ़वाल वाला जो रीजन है उत्तराखंड का, वहां पे मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की ताकि जो चाइनीज को वो यहाँ के थ्रू पास करते हुए चाइनीज को हरा सके, चाइनीज आर्मी को हरा सके और दिल्ली सल्तनत की सीमा को चाइना तक एक्सपैंड कर सके। लेकिन दोनों ही ये एक्सपीडिशन फेल साबित हुए, जिसमें इनके लगभग सारे सैनिक नेस्तनाबूद हो गए। क्योंकि आप इमेजिन करिए ना कि आप सर्दियों के मौसम में आप पहाड़ों पे जा रहे हैं आर्मी को लेकर, जिसके पीछे कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है, कोई उनका खाना पीना रसद कैसे आएगी उसके लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, और आप सीधे सेना को लेकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए हैं चाइना से लड़ने के लिए, चाइना को हराकर अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे सैनिक खान पान ना होने की वजह से, सही कपड़े ना होने की वजह से ठंड में बहुत सारे सैनिक जम गए। फिर खुरासन के साथ भी यही हुआ। ये वाला जो पूरा एरिया है ये डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पर जब सेना पास कर रही थी उसके पास कुछ भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था, उसके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके इतनी लंबी जर्नी के दौरान। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सैनिक मारे गए, जिसकी वजह से ये जो दोनों एक्सपेडिशन है मिलिट्री कैंपेन ये एक तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसमें बहुत बड़ी सेना का नुकसान हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए। खुरासन एक्सपीडिशन एंड कराचिल एक्सपीडिशन। खुरासन एक्सपीडिशन था पर्शिया के लिए, कराचिल एक्सपीडिशन था कुमाऊं और गढ़वाल हिल्स में चाइनीज के खिलाफ। फिर अगला, ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने सारे खराब डिसीजन लिए, कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी किए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, रूरल डिस्ट्रेस है, जो किसान हैं बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने एक एग्रीकल्चरल लोन की शुरुआत की। पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पे किसी राजा ने शुरुआत की किसानों को ऋण देने की, किसानों को लोन देने की। और इस एग्रीकल्चर का नाम था, लोन का नाम था तक्कावी लोन, जिससे किसान चाहे तो अगर मान लीजिए समस्या में है तो वो सरकार से लोन ले सकता है, ताकि वो अपने इन एग्रीकल्चर करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए जो इनपुट कॉस्ट है, ठीक है, बीज खरीद सकता है या जो भी फर्टिलाइजर खरीद सकता है, जो भी इनपुट कॉस्ट लगता है खेती करने के लिए, वो इन तकावी लोन से वो किसान उन चीज़ों को खरीद सकता है, ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इनपुट कॉस्ट ना होने की वजह से, इनपुट मटेरियल ना होने की वजह से लोग खेती करना बंद कर दें। तो इस समस्या का निदान करने के लिए उन्होंने तकावी लोन की शुरुआत की, जिसका जो कि बेसिकली एक एग्रीकल्चर लोन था। और एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की भी शुरुआत की, जिसका नाम था दीवान ए कोही। ठीक है,
तो चलिए अब जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि हुआ क्या क्या था। तो सबसे पहले गयासुद्दीन बालबन की डेथ हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। इस वजह से उनको लगता है कि तुगलकाबाद एक डूम्ड सिटी है, एक शापित शहर है, और तुगलकाबाद वो छोड़ के वो आदिलाबाद में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं। तो आदिलाबाद वॉज एस्टैब्लिश बाय मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकाबाद वॉज एस्टैब्लिश बाय गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा है कि दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने का काम उन्होंने किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। फिर तीसरा है पेपर करेंसी, जिन्होंने सिल्वर टंका की जगह पे कॉपर टंका इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जिसकी वजह से फोर्जरी बहुत सारी फोर्जरी होने लगी, और फोर्जरी होने की वजह से इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो गया तुगलक एम्पायर का। फिर चौथा है दोआब रीजन में जहाँ पर सूखा पड़ा था, वहाँ पे सूखे से लड़ने के लिए जहाँ तक राजा को रिलीफ पहुंचानी चाहिए थी, वहाँ पे वहाँ के एग्रीकल्चर के लोन्स को और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रूरल डिस्ट्रेस की सिचुएशन खड़ी हो गई। फिर अगला डिसीजन लिया था उन्होंने फेल्ड एक्सपीडिशन, खुरासन एक्सपीडिशन, जो कि पर्शिया को एक्वायर करने के लिए था, और कराची एक्सपीडिशन जो कि कुमाऊं में जाकर चाइनीज़ को हराने का और चाइनीज़ इंकर्जन्स को रोकने के लिए एक्सपीडिशन जारी किए, जो कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट ना होने की वजह से, प्रॉपर मिलिट्री प्लानिंग ना होने की वजह से ये दोनों एक्सपीडिशंस फेल हो गए। फिर एक कुछ अच्छा काम भी किया उन्होंने, एग्रीकल्चर लोन की शुरुआत की, जिन एग्रीकल्चर लोन्स का नाम था तक्कावी लोन, और उन्होंने एक अलग तरीके का डिपार्टमेंट भी बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका नाम था दीवान ए कोही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ये आपका चैनल है, ये क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है जो आपके द्वारा चलाया जाता है और आपके लिए है। इसको जितना आप प्रमोट करेंगे उतना हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा, और हम ऐसे ही लेक्चर आप तक लेकर आते रहेंगे। तो दिस वॉज देयर, एंड इसका हैंड आउट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस लेक्चर का जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वहाँ से आप इसका हैंड आउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।